Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरबीएससी की जो 11th की साइकोलॉजी की जो बुक है, उसका कोई भी यूनिट अगर उसकी पूरी होती है तो उसके जस्ट बाद में उसके एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आता हूं। तो आपके यूनिट 6 पूरी हो चुकी है, तो उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं किताब के अंदर से, वो 25 प्रश्न अधिगम के यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, जो एकदम शानदार और नए प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो मित्रों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको सभी जगह नहीं मिलती है। ये प्रश्न मेरे खुद के द्वारा बनाए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल बनाए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी अभी कर दें। तो 25 प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके जाए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। प्रश्न नंबर 1 आता है मित्रों, निम्न में से कौन सा अधिगम का उदाहरण नहीं है? अक्षरों को पहचानना, शब्दों और वाक्यों को बनाना, थकान होने पर बालक द्वारा बैठ जाना, और घटनाओं या वस्तुओं का वर्गीकरण करना। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए, किसका कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें अधिगम का उदाहरण नहीं है? साथियों, इसका सही आंसर आता है थकान होने पर बालक द्वारा बैठ जाना। ये कोई अधिगम का उदाहरण नहीं है, इसको आप अधिगम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, बाकी जो 3 विकल्प है ये अधिगम के उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं। तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति थक जाता है और वो बैठ जाता है थक करके, तो वो कोई अधिगम थोड़ी होता है साथियों, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन है जो आता है अभ्यास के कारण, अनुभव के कारण, परिपक्वता के कारण और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताएं मित्रों, राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, राइट आंसर रहेगा अभ्यास के कारण और अनुभव के कारण। मित्रों देखिए, जैसा कि आपके एग्ज़ाम में कई प्रश्नों में 2-2 विकल्प सही माने जाते हैं, इसलिए मैंने भी इस टेस्ट में कुछ ऐसे प्रश्न डाले हैं जहां पर आपको देखना है कि एक ही विकल्प सही है या 2 विकल्प सही है या 3 विकल्प सही है या चारों विकल्प, आपको ये देखना है। फिर तो यहाँ पर देखिए, अधिगम व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन तो है, लेकिन वो स्थायी परिवर्तन कैसा आता है? या तो वो अभ्यास के कारण आता है या अनुभव के कारण आता है, वो परिपक्वता के कारण नहीं आता है साथियों। परिपक्वता के कारण, वृद्धि के कारण, इससे जो परिवर्तन आते हैं उसको आप अधिगम नहीं कह सकते हो मित्रों। परिपक्वता के कारण जो परिवर्तन आता है उसको अधिगम नहीं कहा जाता है, इसलिए चौथा विकल्प भी आपका गलत हो जाता है। मतलब जिसका प्रथम विकल्प लगाया है, जिसने दूसरा विकल्प लगाया है, दोनों सही माने जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? ठीक है, अधिगम की विशेषता नहीं है वो बताना है। अधिगम के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, अधिगम में बाह्य व आंतरिक दोनों पक्षों में परिवर्तन होता है, अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया है, और सभी सही है। तो मित्रों, राइट आंसर बताइए कि कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? साथियों, राइट आंसर है अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया है। ये अधिगम की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि देखिए, अधिगम और निष्पादन एक समान प्रक्रिया नहीं होती है। निष्पादन का मतलब होता है छात्र किसी चीज़ को याद करके या रट करके अध्यापक को सुनाता है, तो वो तो उसका निष्पादन हुआ, और अधिगम इससे भिन्न होता है मित्रों। तो अधिगम और निष्पादन दोनों एक समान नहीं है, इसलिए आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 4, प्राचीन अनुबंधन की धारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? स्किनर, पावलोव, हल और गेस्टाल्टवादी। तो साथियों, प्राचीन अनुबंधन की धारणा की अगर बात करें तो सबसे पहले ये देने वाले थे इवान पेट्रोविच पावलोव। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है साथियों। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, बिना सीखा हुआ उद्दीपक जिसके लिए प्रतिवर्ती अनैच्छिक अनुक्रिया होती है कहलाता है अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया और अनुबंधित उद्दीपक। तो साथियों, राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर आपका आता है अनुबंधित उद्दीपक। देखिए, बिना सीखा हुआ मतलब जिसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जिसके लिए प्रतिवर्ती अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। मतलब जैसे कोई ऐसी चीज़ जिससे अनैच्छिक अपनी क्रिया हो, तो उसको ही अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। जैसे पावलोव ने यहाँ पर प्रयोग किया था, तो पावलोव ने जो कुत्ते पर प्रयोग किया था उसमें जो भोजन था, भोजन कौन सा उद्दीपक था? अनुबंधित उद्दीपक था।
जो बिना सीखा हुआ था, भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह में लार आती थी, वो प्रतिवर्ती अनैच्छिक अनुक्रिया होती है। तो इसको ही अनुबंधित उद्दीपक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 6 है, यदि चिकित्सक सफ़ेद कोट में इंजेक्शन लगाता है तो कुछ घटनाओं के बाद बालक किसी को भी सफ़ेद कोट में देखकर भय की अनुक्रिया करता है। उक्त उदाहरण में कौन सा सिद्धांत लागू होता है? अंतर्दृष्टि अधिगम, नैमित्तिक अधिगम, क्लासिकल अधिगम और उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा क्लासिकल अधिगम, जिसको प्राचीन अनुबंधन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बालक के कोई चिकित्सक है जो सफ़ेद कोट पहन के इंजेक्शन लगा रहा है, तो बालक का अनुबंधन हो जाता है कि भाई कोई भी व्यक्ति सफ़ेद कोट पहने रहता है तो मतलब वो इंजेक्शन लगाने का कार्य करेगा। यही तो प्राचीन अनुबंधन कहलाता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न नंबर 7, पावलोव ने अन्य अनुबंधित उद्दीपकों को कितने भागों में विभाजित किया है? 1, 2, 3 और 4। साथियों जो पावलोव ने अन्य अनुबंधित उद्दीपक जो होते हैं उसके 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार? 2। एक तो होता है प्रवृत्त्यात्मक उद्दीपक और एक होता है विमुखी उद्दीपक। ये दोनों मैंने आपको अच्छी तरह से जब बुक पढ़ाई थी तब बहुत ही अच्छी तरह से इन दोनों को परिभाषित कर दिया था। तो आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, कैमरा इत्यादि व्यवहार करना कौन से सिद्धांत पर आधारित है? वाचिक, नैमित्तिक, अंतर्दृष्टि और प्राचीन। तो साथियों देखिए जो बच्चे टीवी चलाना सीखते हैं, रेडियो चलाना सीखते हैं, मोबाइल चलाना सीखते हैं, कैमरा चलाना सीखते हैं, ये इत्यादि इस प्रकार के जो व्यवहार है वो नैमित्तिक या क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन सिद्धांत है, ब्रूस हर्श फ्रेडरिक स्किनर, जिसको B.F. स्किनर भी कहा जाता है, उस सिद्धांत के आधार पर बच्चे इन चीज़ों को चलाना सीखते हैं। दूसरा विकल्प सही है साथियों। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो आप जो बुक है उसमें अच्छी तरह से डिटेल से मैंने पढ़ाई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। प्राथमिक पुनर्बलक का उदाहरण है भोजन, पानी, धन, प्रशंसा, 1 व 2 और कोई नहीं। तो प्राथमिक पुनर्बलक का यहाँ पर अगर उदाहरण की बात करें तो आपका जो भोजन, पानी वाला विकल्प है ये प्राथमिक पुनर्बलक के अंतर्गत आ जाता है। प्राथमिक पुनर्बलक मतलब क्या होता है कि वह पुनर्बलक जो अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं को तुरंत ही संतुष्ट कर दे। जैसे किसी को भूख लग रही तो उसको भोजन दे दिया, किसी को प्यास लग रही तो उसको पानी दे दिया, तो इसको ही प्राथमिक पुनर्बलक कहा जाता है। धन और प्रशंसा ये द्वितीयक पुनर्बलक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के संबंध में असत्य कथन है। तो देखिए जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है उसके संबंध में आपको असत्य कथन यहाँ पर देखना है। अनुक्रिया अनैच्छिक व प्रतिवर्ती होती है। पूर्वगामी उद्दीपक साहचर्य निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है और प्राणी निष्क्रिय होता है। तो साथियों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर कौन सा है? मित्रों राइट आंसर है एक सही अनुक्रिया के पश्चात पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है। देखिए पुनर्बलन की प्रत्याशा प्राचीन अनुबंधन में नहीं होती है बल्कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलन की प्रत्याशा होती है, इसलिए यहाँ पर आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा आंशिक पुनर्बलन कम प्रभावी होता है। अधिगम का विलोप देरी से होता है, अधिगम का विलोप जल्द होता है और दोनों समान होते हैं। तो साथियों मैंने आपको पुनर्बलन अनुसूचियाँ इस अध्याय में पढ़ाई थी, वहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल कर आता है। मैंने आपको वहाँ पर भी नोट करके लिखवाया था इस चीज़ को। तो इसका राइट आंसर जो आता है वो रहेगा अधिगम का विलोप देरी से होता है। आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है। देखिए जो सतत पुनर्बलन है वो आंशिक, इसकी अपेक्षा जो आंशिक पुनर्बलन है उसमें अधिगम का विलोप देरी से ही होगा। बहुत सारे जो अध्यापक है इसको यूँ बताते हैं कि भाई जो आंशिक पुनर्बलन है इसमें अधिगम का विलोप जल्द हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। मैंने उदाहरण भी वहाँ पर दिए थे जब आपको बुक पढ़ाई थी। तो दूसरा विकल्प ही 101% यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, प्राचीन अनुबंधन व क्रिया प्रसूत अनुबंधन में घटित अनुक्रियाएं हैं विलोपन, स्वतः पुनः प्राप्ति, सामान्यीकरण और विभेदन। तो साथियों राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों जैसा मैंने पहले भी कहा था कि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं जहां पर कई सारे आंसर सही होते हैं और फिर जो फाइनल आंसर की होती है उसमें भी सही मान लिए जाते हैं। तो इसके चारों ही विकल्प सही है। देखिए
प्राचीन अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में जो घटित अनुक्रियाएं हैं वहाँ विलोपन भी होता है, स्वतः पुनः प्राप्ति भी होती है, सामान्यकरण भी होता है और विभेदन भी होता है। अब आप यूँ मत पूछना कि सर इनका मतलब क्या होता है चारों का, क्योंकि इन चारों को बहुत ही डिटेल में मैंने बुक के अंदर आपको पढ़ा दिया था। अगर फिर भी शॉर्ट में बात करें, विलोपन का मतलब होता है कि आप जो अनुबंधित उद्दीपक है उसको देते रहो और जो अनुबंधित उद्दीपक है उसको देना ही बंद कर दो, तो फिर वहाँ पर एक स्थिति में अनुबंधन का विलोप हो जाता है। इसको ही विलोपन कहा जाएगा। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर एक शॉर्ट उदाहरण देता हूँ आपको इन चारों का, कि जैसे कुत्ते को यदि आप बार बार घंटी बजाते हो और भोजन नहीं देते हो तो फिर अनुबंधन का विलोप हो जाता है, तो वो तो विलोपन। और विलोप होने के बाद में यदि बहुत समय बाद कुत्ते को वापस घंटी बजाते हो और उसके मुंह में लार आ जाती है तो उसको कहा जाता है स्वतः पुनः प्राप्ति। सामान्यकरण का मतलब है कि घंटी से मिलती जुलती कोई ध्वनि अगर बजाते हो और कुत्ते के मुंह में फिर भी लार आ जाती है तो उसको कहा जाता है सामान्यकरण। विभेदन का मतलब है कि उससे मिलती जुलती जो ध्वनि है यदि उसको वो पहचान लेता है कि भाई ये घंटे की ध्वनि नहीं है और किसी अन्य चीज़ की ध्वनि है और उसके मुंह में लार नहीं आती है तो उसको कहा जाता है विभेदन। तो मतलब यहाँ चारों विकल्प ही आपके सही रहेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे मित्रों। प्रेक्षणात्मक अधिगम में व्यवहार का सीखना आधारित होता है बुद्धि पर, अभिप्रेरणा पर, संज्ञान पर और अवलोकन पर। सॉरी, अवलोकन है ये, अवलोकन नहीं है, अवलोकन है ना, अवलोकन है ये, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो आप अवलोकन इसको याद रखिए। साथियों देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम में जो व्यवहार का सीखना है वो अवलोकन पर आधारित होता है। किस पर? अवलोकन पर, क्योंकि प्रेक्षण किया जाता है, अवलोकन किया जाता है किसी चीज़ का, फिर उसको ही देख करके व्यवहार को सीखा जाता है, इसलिए चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। प्रेक्षणात्मक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मॉडलिंग, अवधान, स्मृति और संज्ञान। साथियों जो प्रेक्षणात्मक विधि है उसको अन्य मॉडलिंग के नाम से भी जाना जाता है, मतलब यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। साधन तथा साध्य के बीच एक संज्ञानात्मक संबंध जिसका सामान्यकरण अन्य परिस्थिति में भी हो सके कहलाता है अव्यक्त अधिगम, वाचिक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम और क्रिया प्रसूत अधिगम। तो मित्रों इसका राइट आंसर जो आता है वो रहेगा अंतर्दृष्टि अधिगम। अंतर्दृष्टि अधिगम में जो साधन होता है और जो साध्य होता है इसके बीच एक संज्ञानात्मक संबंध स्थापित हो जाता है जिसका अन्य परिस्थिति में भी सामान्यकरण किया जाता है। तो मित्रों ये चीज़ की जाती है अंतर्दृष्टि अधिगम में। तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 मित्रों, अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर, जेबी वॉटसन, थॉर्नडाइक और टोलमैन। तो साथियों राइट आंसर जो आता है वो आता है एडवर्ड चेस टोलमैन, इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही अव्यक्त अधिगम का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। अव्यक्त अधिगम में व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता जब तक कि उसे नहीं किया जाए, अनुकरण नहीं किया जाए, अभिप्रेरित नहीं किया जाए, पुनर्बलित नहीं किया जाए या प्रदर्शन नहीं किया जाए। तो मित्रों राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो डायरेक्टली राइट आंसर तो इसका आता है पुनर्बलन। जब तक व्यक्ति को पुनर्बलित नहीं किया जाता है अव्यक्त अधिगम में अधिगमकर्ता द्वारा व्यवहार को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। जैसे अव्यक्त अधिगम जो एडवर्ड चेस टोलमैन ने दिया था, चूहों पर इन्होंने प्रयोग किया था और चूहों को एक भूल भुलैया में भेजा था जहाँ पर एक कोने में भोजन रख दिया तो वो तो जल्दी पहुँच गए, लेकिन जब भोजन नहीं रखा था तो चूहे आराम से पहुँचे क्योंकि उनको पुनर्बलित ही नहीं किया गया था। तो मित्रों इसलिए तीसरा विकल्प सही रहेगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन उठाते हो और आप कहते हो कि इसका अभिप्रेरणा भी राइट होगा, अभिप्रेरित नहीं किया जाए, तो साथियों ये भी आंसर सही माना जा सकता है, लेकिन फर्स्ट चॉइस आपकी रहेगी पुनर्बलन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों। वाचिक अधिगम होता है मनुष्यों में, पक्षियों में, जीव जंतुओं में और सभी में। तो मित्रों देखिए मैंने अच्छी तरह से बुक में अच्छी तरह से लिखा हुआ है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया भी था कि नोट करके भी आपको लिखवाया होगा कि वाचिक अधिगम सिर्फ मनुष्यों तक ही सीमित रहता है, इसलिए प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है साथियों। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। निम्न में से कौन से अधिगम सिद्धांत में उद्दीपक के बीच साहचर्य स्थापित होता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। तो साथियों देखिए जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है इसमें
उद्दीपक उद्दीपक के बीच साचर स्थापित होता है, स्टिमुलस स्टिमुलस के बीच। जैसे यहाँ पर जो भोजन होता है और जो घंटी होती है, तो इन दोनों के बीच एक संबंध बन जाता है साथियों, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। किसी को ऑब्जेक्शन है तो बिल्कुल प्रूफ में भेज सकता हूँ। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों। बालक के सामने अनुकरणीय व्यवहार करना चाहिए, यह उक्ति अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। तो देखिए, अनुकरणीय व्यवहार किसमें किया जाता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम में। मतलब आप ऐसा व्यवहार करो जिसको बालक देख करके उस व्यवहार को करना सीखे, तो यही तो अनुकरणीय व्यवहार होता है। और ये किस में सीखा जाता है? प्रेक्षणात्मक अधिगम में सीखा जाता है। यहाँ पर प्रथम विकल्प आपका सही है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है और अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है। तो साथियों, जो चौथा विकल्प है अधिगम वृद्धि एवं परिपक्वता के कारण होता है, ये कथन एक असत्य कथन है, क्योंकि परिपक्वता और वृद्धि के कारण जो परिवर्तन आते हैं उसको आप अधिगम नहीं कह सकते हैं। चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22। बालक द्वारा प्रश्न का सफाई से तथा सही उत्तर लिखने पर अध्यापक उसकी प्रशंसा करता है, इससे बालक के सफाई से व सही उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है। यह कौन से अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्योंकि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्बलित किया जाता है किसी व्यवहार को करने के पश्चात। यहाँ पर बालक किसी प्रश्न का सही उत्तर और सफाई से उत्तर दे रहा है बहुत अच्छे से, तो अध्यापक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब उसको पुनर्बलित किया जा रहा है, जिससे बालक का जो उत्तर देने का जो व्यवहार है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो यही तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। इसलिए तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके जाए। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे मित्रों। कौन सा अधिगम सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अव्यक्त अधिगम। देखिए मित्रों, यहाँ पर जो अव्यक्त अधिगम है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है, बाकी ये तीनों व्यवहारात्मक सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। बच्चों को खतरे तथा सुरक्षा के संकेतों को किस सिद्धांत के माध्यम से सिखाया जा सकता है? प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम और वाचिक अधिगम। तो मित्रों देखिए, बच्चों को खतरे तथा सुरक्षा के संकेतों को आप प्राचीन अनुबंधन के माध्यम से आसानी से सिखा सकते हो, उनका साथ अनुबंधन स्थापित करके। प्रथम विकल्प सही है। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों, प्रश्न नंबर 25। अध्यापक द्वारा सही गृह कार्य करने पर छात्र को टोपी देना कौन से सिद्धांत को व्यक्त करता है? अव्यक्त अधिगम, वाचिक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अधिगम, जिसमें पुनर्बलित किया जाता है व्यवहार के पश्चात। यहाँ पर पुनर्बलित कौन कर रहा है? अध्यापक। किसको कर रहा है? छात्र को। कैसे कर रहा है? टोपी देकर। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। साथियों, कमेंट जरूर करके जाए प्रश्न कैसे लगे और आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही हुए हैं। किसी प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हो तो जरूर कमेंट करें, 101% आपको सही जवाब जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली क्लास जो RBSC की बुक की है वो 10 या 11 बजे के बीच में आ जाएगी। मिलते हैं मित्रों 10 या 11 बजे वाली क्लास में।